हेलो स्टूडेंट्स, हम साइंस पढ़ने जा रहे हैं। साइंस 10th क्लास के लिए बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो 6 ईयर प्रोग्राम है और VLDA के लिए। ठीक है, तो अपने साइंस में 10th क्लास साइंस में टोटल 16 टॉपिक हैं, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। किस किस में? केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स में ये 3 पार्ट अपने। जो केमिस्ट्री है उसमें टॉपिक कौन कौन से हैं? जो फर्स्ट से 5 चैप्टर हैं। पहला जैसे केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, केमिस्ट्री में। सेकंड चैप्टर एसिड, बेस एंड साल्ट। थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और फिफ्थ चैप्टर पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये चैप्टर है अपने केमिस्ट्री में। उसके बाद बायोलॉजी में 6 चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, सेवंथ चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एट चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, नाइन्थ चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसके बाद फिजिक्स के चैप्टर। फिजिक्स 10th जो चैप्टर है लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसके बाद 11th टॉपिक कलरफुल वर्ल्ड एंड ह्यूमन आई। उसके बाद 12th टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी, 13th मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद 14th टॉपिक सोर्स ऑफ एनर्जी, जो 15th और 16th टॉपिक है वो बायोलॉजी के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, वो इकोलॉजी के टॉपिक हैं। कौन कौन से? 15th और 16th। 15th है आवर एनवायरनमेंट, और 16th है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये 16 टॉपिक अपने, ठीक है। इनको पढ़ेंगे हम एक एक करके। पहले पढ़ लेते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस से। पहले लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे हम, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर नंबर 6 करें स्टार्ट।
ये अपना सिलेबस था सारा, ये सिलेबस करना है अपने को। ये सिलेबस आएगा अपने बीएससी एग्रीकल्चर में भी आएगा, बीएलडीए में भी आएगा, सेम एज इट इज़, बस थोड़ा कंपटीशन लेवल हाई हो जाएगा। 10th में क्या है, 10th में सिलेबस लेवल है, यानी कंपटीशन लेवल नहीं है, उसमें आपको क्वेश्चन सब्जेक्टिव दिए जाएंगे, लिखने पड़ेंगे आपको। पर जो बीएलडीए बीएससी एग्रीकल्चर हैं, या फिर आप एचएसएससी के लिए भी जनरल साइंस के तौर पे, जनरल साइंस एचएसएससी इसमें से ही आता है लगभग, कुछ 9th के टॉपिक भी है वो भी आते हैं, पर ज़्यादातर 10th का ही आता है एचएसएससी में, ठीक है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम जो अपने बायोलॉजी का टॉपिक है, लाइफ प्रोसेसेस, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या है, यानी वो सारे फंक्शन, अपनी बॉडी के वो सारे फंक्शन या कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग बीइंग्स के लिए, जिंदा रहने के लिए जो प्रोसेसेस हैं, उनको सभी को मिला के क्या बोल दिया, लाइफ प्रोसेसेस। यानी जो जिंदा रहने के लिए आवश्यक क्रियाएं हैं उनको क्या बोल दिया हमने, लाइफ प्रोसेस बोल दिया, जैविक क्रियाएं बोल दिया, जैविक प्रक्रम बोल दिया, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ऑल एसेंशियल प्रोसेसेस, ऑल एसेंशियल प्रोसेसेस ऑफ ए living organism are called life processes. Like जैसे न्यूट्रिशन, ठीक है, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, ठीक है, एंड कंट्रोल। ये सारे क्या हैं, ये लाइफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है। इनके बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। तो जिंदा रहने के लिए सारी एसेंशियल प्रोसेसेस यही हैं, यानी अपना सारा मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म समझते हो, मेटाबॉलिज्म यानी जितनी भी रिएक्शन अपनी बॉडी के अंदर चल रही है उन सभी को मिला के क्या बोल दिया गया, मेटाबॉलिज्म बोल दिया गया। उसमें दो टाइप की रिएक्शन होती है, कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। एना मतलब जुड़ना, जिसमें क्या है कि कोई भी दो सब्सटेंस मिलके किसी एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, यानी जोड़ने वाली रिएक्शन जितनी है सारी अपनी बॉडी के अंदर, उनको क्या बोल दिया, एनाबॉलिज्म। तोड़ने वाली डिकम्पोजिशन प्रोसेस है जैसे, वो क्या है, कैटाबॉलिज्म है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसमें न्यूट्रिशन। क्या पढ़ लेते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे और एक एक करके प्रोसेस सारी पढ़ते रहेंगे हम, ठीक है। अपना ये लाइफ प्रोसेस का चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसको बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या है, बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब वो न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेंगे, खाने से मिलेंगे अपने को, ठीक है, यानी फूड से मिलेंगे। फूड क्या देगा अपने को, प्रॉपर सप्लाई देगा, किसकी, न्यूट्रिएंट्स की। तो उन न्यूट्रिएंट्स को टेक ऑफ करने की जो प्रोसेस है, ठीक है, प्राप्त करने की जो क्रिया है, उसको क्या बोल दिया, न्यूट्रिशन बोल दिया, पोषण, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्या बोल दिया उसको, न्यूट्रिशन बोल दिया। चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट है, चाहे एनिमल है, कोई भी है, माइक्रोब है छोटा सा, वो किसी भी टाइप से
अगर फूड टेक करता है तो उस प्रोसेस को क्या बोल दिया? न्यूट्रिशन बोल दिया। अब न्यूट्रिशन कितने टाइप का हो गया? 2 टाइप का हो गया। कितने टाइप का हो गया न्यूट्रिशन? 2 टाइप का हो गया। एक तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, एक हेटेरोट्रोफिक। कौन कौन सा? ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ये 2 टाइप का न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब क्या है? अपने आप, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने आप खाना तैयार कर सकते हैं, अपने आप भोजन तैयार कर सकते हैं, फूड सिंथेसिस कर सकते हैं, उनको क्या बोल दिया? ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। और उस न्यूट्रिशन को क्या बोल दिया? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which organism synthesize their own food. ठीक है, यानी एक ऐसा टाइप न्यूट्रिशन का जिसमें क्या होता है, सारे ऑर्गेनिज्म अपना फूड है खुद सिंथेसाइज करते हैं, चाहे किसी भी प्रोसेस से करो, उसको क्या बोल दिया हमने? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऐसे अपने पास क्या है? हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन मतलब जो फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, उनको क्या बोल दिया? हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। और उस न्यूट्रिशन को क्या बोल दिया? हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। एंड द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms depends on other organisms for food। यानी फूड के लिए क्या है? वो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेंगे, उनको क्या बोल दिया? हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अच्छा, अब ऑटोट्रोफिक की बात करते हैं तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को आगे 2 टाइप में फिर डिवाइड किया गया है। इसको आगे फिर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला फोटोसिंथेटिक। कौन सा? फोटोसिंथेटिक। और दूसरा कीमोसिंथेटिक। कौन कौन सा? फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। ये 2 टाइप के ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। अब फोटो मतलब होता है लाइट। क्या होता है? फोटो मतलब होता है लाइट। और सिंथेसाइज मतलब तैयार करना, यानी जो सनलाइट से अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे, यानी फूड को सिंथेसिस करेंगे, उसको क्या बोल दिया हमने? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। तो इसमें क्या है? in this type of nutrition organism synthesize their food with the help of CO2 carbon dioxide and water in the presence of sunlight. By क्लोरोफिल, यानी वो क्लोरोफिल की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेके सनलाइट की प्रेजेंस में क्या तैयार कर लेते हैं? फूड तैयार कर लेते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस क्या होगी? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोल दिया? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। और ऐसे न्यूट्रिशन को क्या बोल दिया? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऐसे ही कीमोसिंथेटिक है। कीमोसिंथेटिक में क्या होगा? कीमोसिंथेटिक में माइक्रोब्स आ जाएंगे। अब फोटोसिंथेसिस पता है आपको कौन करते हैं? एग्जाम्पल क्या है इसका? ग्रीन प्लांट्स। क्या है? ग्रीन प्लांट्स।
देखो सारे के सारे पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं करते, जैसे अमरबेल नहीं करती। अमरबेल क्या है? पैरासाइटिक प्लांट है, ठीक है, वो हेटेरोट्रोफिक में आ जाएगी, आगे पढ़ाएंगे। अब कीमोसिंथेटिक है। कीमोसिंथेटिक क्या होते हैं? इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, in this type of nutrition organism synthesize their food with the help of inorganic substances। किसकी वजह से? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की वजह से क्या तैयार कर लेते हैं? फूड तैयार कर लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? सम माइक्रोब्स, कुछ एक माइक्रोब्स हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं? कीमोसिंथेसिस करते हैं, यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं, फूड तैयार कर लेते हैं। और ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेटिक, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अपटेक करके क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट की प्रेजेंस में क्या तैयार करते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस तैयार करते हैं, जैसे ग्लूकोज, ठीक है। फिर उससे क्या तैयार कर लेते हैं? स्टार्च। वो आगे पढ़ेंगे हम सारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब एक बार जिक्र कर लेते हैं हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का। तो हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन यानी जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फूड के लिए डिपेंड रहना पड़े, वो है हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अलग अलग टाइप हैं, जैसे इसमें मैं पहले पढ़ता हूँ हर्बीवर्स। क्या पढ़ता हूँ? हर्बीवर्स। हर्बीवर्स शाकाहारी, यानी जो क्या करते हैं? पेड़ पौधों पे, हरे भरे पेड़ पौधों को खा के अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम हर्बीवर्स बोलते हैं। तो द ऑर्गेनिज्म विच टेक ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, यानी सीधे डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? वो पौधों के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको बोल दिया हर्बीवर्स। तो हर्बीवर क्या है? द ऑर्गेनिजम्स which depends on green plants directly for food, यानी फूड के लिए क्या होते हैं? वो पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको बोल दिया हर्बीवर्स। एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे आपको पता है काऊ, गाय हैं, डियर, रैबिट, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, तो वो हर्बीवर्स हैं। उसके बाद कार्निवर्स। क्या है? कार्निवर्स। कार्निवर्स कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? वे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के फ्लैश के ऊपर, यानी उसके मांस के ऊपर निर्भर करते हैं, उनको बोल दिया कार्निवर्स, जो मांस खाते हैं, मांसाहारी। तो द ऑर्गेनिजम्स which depends on flesh of other organisms for food, उनको क्या बोल दिया? हर्बीवर्स बोल दिया, कार्निवर्स बोल दिया। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है इसके जैसे लायन, और क्या है? टाइगर, ठीक है, ईगल, एटसेट्रा। ये ऑर्गेनिज्म क्या है? कार्निवर्स है। अब जिक्र करते हैं हम ओमनीवर्स का। ओमनीवर्स यानी सर्वाहारी, जो क्या करते हैं? पौधे भी खा सकते हैं, हरे भरे पौधे भी खा सकते हैं, और मांस भी खा सकते हैं, दोनों चीज़ खा सकते हैं, उनको क्या बोल दिया हमने? ओमनीवर्स। तो क्या जाएगा अभी? ओमनीवर्स। ओमनीवर्स क्या है? द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड्स ऑन green plants as well as
फ्लैश ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोल दिया? ओमनिवर्स। एग्जाम्पल क्या है? जैसे इंसान, ह्यूमन, कैट, डॉग, कॉकरोच, ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या हैं? ओमनिवर्स हैं। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी होगी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसी की कुछ और, जैसे पैरासाइट है, डिकम्पोजर्स हैं, सेप्रोफाइट्स हैं, सेप्रोट्रोप्स हैं। उतार लिए? हो जाएगा ये? तो शुरुआत हमने न्यूट्रिशन से की थी। न्यूट्रिशन यानी वो प्रोसेस जिससे क्या होता है? फूड टेकिंग है, फूड टेकिंग प्रोसेस, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड किस टाइप से प्राप्त करता है, लेता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से या फिर तैयार करता है, तो उसको न्यूट्रिशन बोल दिया। आगे फिर इसको 2 टाइप में डिवाइड किया था, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक यानी वे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड है खुद सिंथेसाइज करते हैं, उनको बोल दिया हमने ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। इनमें आते हैं फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, 2 टाइप के। फोटोसिंथेटिक यानी ग्रीन प्लांट्स जो क्या करते हैं? क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट की प्रेजेंस में CO2 और H2O लेके ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। और कीमोसिंथेटिक में क्या होता है? इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऑटोट्रॉफ हो गया। इसके बाद हेटेरोट्रॉफिक पढ़े थे। हेटेरोट्रॉफिक में हमने वो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे जो फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और इसमें भी अलग अलग, जैसे हर्बीवर, कार्निवर, ओमनिवर। हर्बीवर यानी शाकाहारी, कार्निवर यानी मांसाहारी, और ओमनिवर यानी सर्वाहारी। इसके बाद इसी में कुछ और हैं, जैसे हम पढ़ते हैं पैरासाइट। क्या पढ़ते हैं? पैरासाइट। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म है जो फूड और शेल्टर यानी खाने के लिए और रहने की जगह दोनों के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? हम पैरासाइट बोलते हैं। तो पैरासाइट क्या है? द ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड शेल्टर। फूड और शेल्टर दोनों के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनको बोल दिया पैरासाइट्स। अब जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? होस्ट ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे? होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट हमेशा क्या होता है? पैरासाइट से बड़ा होता है। अब पैरासाइट भी 2 टाइप के हैं, एक तो है एक्टोपैरासाइट, एक है एंडोपैरासाइट। क्या क्या है? एक्टोपैरासाइट और एक है एंडोपैरासाइट। अब जो एक्टोपैरासाइट है, एक्टो मतलब बाहर की ओर, ठीक है, जो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं उनको क्या बोल दिया? एक्टोपैरासाइट। एक है एंडोपैरासाइट यानी जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, उसको एंडोपैरासाइट बोल दिया। अब एक्टोपैरासाइट ये क्या करते हैं? लिव ऑन द ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी ये क्या करते हैं? किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहते हैं। और एंडोपैरासाइट लिव इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये अंदर रहते हैं एंडोपैरासाइट। अब जो एक्टोपैरासाइट है उसमें भी अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं हम आगे जाके, कि जो एक्टोपैरासाइट, फाइटोएक्टोपैरासाइट यानी पौधों के ऊपर और जानवरों के ऊपर अलग अलग क्या क्या हैं? फाइटोएक्टोपैरासाइट, फाइटो मतलब पौधे, फाइटो एक्टो मतलब ऊपर, पैरासाइट। जू मतलब ऑर्गेनिजम्स, ये एनिमल्स, एक्टो ऊपर, पैरासाइट्स।
तो ये क्या हो गए, दो टाइप के हो गए, फाइटो एक्टोपैरासाइट और जू एक्टोपैरासाइट। तो फाइटो यानी पौधों के ऊपर पाए जाने वाले कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो पौधों के ऊपर ही रहते हैं। जैसे मैं बात करूं कसकटा, अमरबेल, वो भी तो क्या है, स्टेम पैरासाइट है, ऊपर रहती है पौधे के। क्या क्या है, कसकटा, अमरबेल, और क्या है, फ्लाइज, मक्खियां जो पौधों के ऊपर पाई जाती है। जू पैरासाइट जानवरों के ऊपर पाए जाने वाले, जैसे लीच, क्या है, लीच, जोंक, लाइस, जू, ये ऊपर पाए जाते हैं। ऐसे ही क्या है, एंडो पैरासाइट। एंडो को भी दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं हम, कौन कौन सा है, एक तो एंडो फाइटो पैरासाइट, एंडो फाइटो पैरासाइट, दूसरे एंडो जू पैरासाइट, एंडो जू पैरासाइट। ठीक, इनको लिखो एक्टोफाइटो पैरासाइट। क्या लिखो, एक्टोफाइटो पैरासाइट। और इसको लिखो एक्टोजू पैरासाइट, ऐसे। अब जो एंडोफाइटो पैरासाइट है यानी पौधे के अंदर पाए जाने वाले, ठीक है, जैसे कॉर्न बोरर, बोलवर्म, यानी कपास देखिए, कपास के जो बोल हैं, टिंडे हैं, उनके अंदर पाए जाने वाले बोलवर्म्स। और क्या हैं, हेलमिन्थ्स, जैसे रूट नोड्यूल में पाए जाते हैं राइजोबियम। ऐसे ही एंडोजू पैरासाइट यानी टेपवर्म, क्या है, टेपवर्म, फित्ताकृमि, पेट के कीड़े, टेपवर्म, इसका नाम है टीनिया। क्या नाम है, टीनिया, टीनिया सोलियम। ऐसे और भी हैं, एस्केरिस, अमीबा, ये सारे क्या हैं, एंडोजू पैरासाइट है। ठीक है, वो पैरासाइट जो किसी ऑर्गेनिज्म के, किसी जानवर के अंदर रहते हैं बॉडी के। तो ये पैरासाइट की कैटेगरी थी। ठीक है, पैरासाइट हमने पढ़ लिया। पैरासाइट क्या है, जो फूड के लिए भी और शेल्टर दोनों के लिए ही किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनको बोल दिया हमने पैरासाइट्स। आगे बढ़ते हैं हम एक और कैटेगरी हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन की। कौन सी, हम पढ़ते हैं इसमें सेप्रोट्रोप्स। क्या है, सेप्रोट्रोप्स, या फिर इसको बोल सकते हैं हम डीकम्पोजर्स। क्या बोल सकते हैं, डीकम्पोजर्स। अब ये क्या है, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो मरे हुए या फिर डिकेइंग मैटर पे, गले सड़े मैटर पे अपने फूड को लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, डीकम्पोजर्स बोलते हैं, जो डीकम्पोजिशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। सेप्रोट्रोप्स जिनको बोलते हैं हम, यानी द ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर फूड। एग्जाम्पल जैसे माइक्रोब्स एंड फंजाई। जो फंजाई और माइक्रोब्स हैं वो क्या है, डीकम्पोजर्स हैं, वो गले सड़े मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। हो जाएगा। तो न्यूट्रिशन में हम
दो कैटेगरी पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन की, फोटोट्रोफिक, हेटरोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक। इसके बाद न्यूट्रिशन में हम पढ़ते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन होता कैसे है। जैसे हम सबसे पहले जिक्र करते हैं अमीबा का। अमीबा न्यूट्रिशन कैसे लेता है? अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टन है। क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर समझते हो? यूनि मतलब एक, क्या होता है? यूनि मतलब एक, यूनिसेलुलर है, एक सेल से मिलके बना हुआ है, केवल एक ही सेल, एक कोशिकीय जीव सुना होगा आपने, एक कोशिकीय। ओके, अच्छा वो जो प्लांट वाला सेक्शन है वो हम बाद में करेंगे, जैसे फोटोसिंथेसिस है या फिर प्लांट के अंदर अलग अलग प्रोसेसेस हैं, जैसे कंडक्शन है वाटर और मिनरल्स का, फूड का, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले ऑर्गेनिजम्स के लिए पढ़ लेते हैं, यानी एनिमल्स के लिए पढ़ लेते हैं। जैसे अमीबा के लिए पढ़ेंगे, यानी न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है? तो पहले अमीबा के बारे में पढ़ लेते हैं हम कि अमीबा क्या है। अमीबा एक यूनिसेलुलर प्रोटिस्टन है। अमीबा इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट। क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। यूनिसेलुलर यानी एक सेल, यूकैरियोट मतलब देखो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक प्रोकैरियोट होते हैं, एक यूकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोट यानी जिनमें न्यूक्लियस पुराने टाइप का है, प्रिमिटिव टाइप का है, उनको बोल दिया प्रोकैरियोट। और एक है यूकैरियोट, यू मतलब नया, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, जिनमें क्या है? न्यूक्लियस नए टाइप का है, यानी जिनके ऊपर न्यूक्लियस के अंदर बार बार क्या है? मेम्ब्रेन है, उनको बोल दिया यूकैरियोट्स। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट है। और यूनिसेलुलर यूकैरियोट आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे कि किसमें क्लासीफाई किए जाते हैं? प्रोटिस्टा में। किसमें? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा ये किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। ये 5 किंगडम होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, जिनमें से प्रोटिस्टा एक किंगडम है जिसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट रखे जाते हैं। और यूनिसेलुलर यूकैरियोट के अंदर प्रोटिस्टा है, उसकी अलग अलग क्लास हैं। जैसे प्रोटिस्टा में क्या क्या आते हैं? क्राइसोफाइट्स आते हैं, यूग्लिनोइड्स आते हैं, डाइनोफ्लैजेलेट्स आते हैं, या फिर स्पोरोजोन्स आते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टन आते हैं। तो ये एक प्रोटिस्टन है। क्या है? प्रोटिस्टन है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ सुना है? प्रोटोजोआ एक क्लास है प्रोटिस्टा की। क्या है? इसकी अलग अलग क्लास है, क्या क्या मैं लिखवा देता हूँ। क्राइसोफाइट्स, डेस्मिड्स इसी का नाम है, या फिर आप इसको गोल्डन एल्गी बोल सकते हो। अच्छा, ये पेपर में नहीं आने वाला, वैसे मैं एडिशनल जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि प्रोटिस्टा की कौन सी क्लास हैं। इसके बाद डाइनोफ्लैजेलेट्स इसी में आते हैं। क्या आते हैं? डाइनोफ्लैजेलेट्स, जिसमें 2 फ्लैजेला होते हैं। फ्लैजेला मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और इसमें क्या क्या आते हैं? यूग्लिनोइड्स। क्या आते हैं? यूग्लिनोइड्स। और इसमें आता है स्लिम मोल्ड्स, और आता है प्रोटोजोअन्स। अब प्रोटोजोअन्स में अलग अलग हैं 4 क्लास, जैसे मैं बांटू सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, ठीक है, और बांट देता हूं मैं फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स, और हैं अमीबोइड प्रोटोजोअन्स, और एक है स्पोरोजोअन्स। अच्छा, फालतू जानकारी के लिए थे, 10th क्लास में इनका कोई रिलेशन नहीं है। ये 9th क्लास में क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में थे, 7th चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स उसमें थे, डाइवर्सिटी में।
तो उसके अंदर 5 किंगडम थे अपने पास, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम होंजाई और किंगडम प्लांटी और एनिमलिया। ये 5 किंगडम है, जिनमें से प्रोटिस्टा में ये 5 क्लासें आती है, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स और स्लेमोइड्स और प्रोटोजोन्स। अब इनको भी अलग अलग बांटा गया आगे, पर हम बात करते हैं प्रोटोजोन्स की, क्योंकि अपने को मतलब है अमीबा से। अब जो प्रोटोजोन्स है वो अलग अलग टाइप के हैं, जैसे सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में आता है पैरामीशियम। कौन आता है? पैरामीशियम आता है इसमें। पैरामीशियम सुना होगा नाम। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स में आता है ट्राइपेनोजोमा। कौन आता है? ट्राइपेनोजोमा। ट्राइपेनोसोमा, जिससे क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस बीमारी, ट्राइपेनोसोमा। अमीबोइड प्रोटोजोन में क्या आता है? अमीबा आते हैं, अमीबा, एंटअमीबा, हिस्टोलिटिका, ये सारे ऑर्गेनिज्म किस में आते हैं? अमीबोइड प्रोटोजोन्स में। स्पोरोजोन में मलेरिया का पैरासाइट सुना होगा आपने, कौन सा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम किस में आता है? स्पोरोजोन्स में। तो अब अमीबा का आपको पता चल गया कि अमीबा कहाँ से है। तो अमीबा किस फैमिली से है? अमीबा का परिवार कौन सा है, समझ में आ गया? तो अमीबा है एक प्रोटिस्टन, ठीक है, और यूनिसेलुलर होते हैं ये सारे के सारे। तो अमीबा की बात करते हैं कि अमीबा में एक ही सेल है। कैसी है? अमीबा की इरेगुलर शेप होती है। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि आपने कभी भी अमीबा की स्ट्रक्चर देखी होगी तो कुछ ऐसी होगी। उसमें एक न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसके ऊपर एक न्यूक्लियर वॉल है, बाकी सारा क्या है? इसका साइटोप्लाज्म है। यानी एक सेल में होता ही क्या है? यही सारी चीज़ें होती है। यूनिसेलुलर है ये एक अमीबा है। इसको क्या हुआ? फूड अपटेक करना है। तो फूड अपटेक करेगा तो ये कैसे करेगा? इस यानी ये कोई फूड का पार्टिकल है, यहाँ पे क्या है? कोई फूड का पार्टिकल है। तो ये इस फूड के पार्टिकल के चारों ओर क्या तैयार कर लेता है? स्यूडोपोडिया तैयार कर लेता है। यानी ये फूड का पार्टिकल था, ठीक है, ये इसके बार बार यूं शेप तैयार कर लेता है। ये इसका न्यूक्लियस था। तो ये जो इसने पैर तैयार किए हैं इस फूड पार्टिकल के चारों ओर, ये जो पैर तैयार किए हैं उनको क्या बोल दिया? उनको बोलते हैं हम स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फिट। क्या होता है? फॉल्स फिट, यानी झूठे पाँव। इसके पैर नहीं थे, असलियत में इसके पैर नहीं थे, पर इसने बना लिए। किसकी वजह से? ताकि ये फूड अपटेक कर सके। अब ये क्या करेगा? इस फूड को कवर कर लेगा। क्या कर लेगा? फूड को कवर कर लेगा। यानी ये फूड पार्टिकल है, इसको चारों ओर से कवर कर लिया बिल्कुल अच्छी तरह से, यूं, ठीक है, ऐसे हो गया कवर। अगले स्टेप में क्या करेगा? अगले ही स्टेप में ये फूड पार्टिकल है, ये बिल्कुल इसके अंदर आ जाएगा। फूड पार्टिकल आ गया और ये बार बार क्या है? अमीबा है इसके, ये इसका न्यूक्लियस है। तो ये क्या हो गया? ये फूड वैक्यूल तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? फूड वैक्यूल। इसने फूड वैक्यूल तैयार कर लिया। अब इस फूड वैक्यूल के अंदर ये क्या करेगा? इसको डाइजेस्ट करेगा। क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। इसके ऊपर एंजाइम अप्लाई कर देगा। अप्लाई एंजाइम। क्या करेगा? एंजाइम अप्लाई कर दिया। एंजाइम क्या करेंगे? इसको डिग्रेड करेंगे, तोड़ेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट द फूड। अब फूड डाइजेस्ट कर लिया। डाइजेस्ट करने के बाद क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब द फूड। एब्जॉर्ब द फूड। फूड को एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद क्या करेगा? इसको एक्सक्रीट आउट कर देगा। एक्सक्रीट आउट द एक्सक्रीटरी मटेरियल बाय वैक्यूल। यानी वैक्यूल के अंदर जो एक्सक्रीटरी मैटर था उसको क्या कर देगा? इसी सेम प्रोसेस से बाहर निकाल देगा, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। यानी अमीबा ने किस प्रोसेस से अपना फूड टेकअप किया है? फैगोसाइटोसिस। ये कौन सी प्रोसेस है? प्रोसेस है फैगोसाइटोसिस। फैगो मतलब निगलना, फैगो साइटो, साइटो मतलब सेल, सिस मतलब प्रोसेस।
तो ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है, कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक सेल क्या करती है, फूड को टेक करती है, फैगोसाइटोसिस। ये किसके लिए, सॉलिड सब्सटेंस के लिए, किसके लिए, सॉलिड सब्सटेंस के लिए है। अगर यही सेम प्रोसेस हम बोलते हैं कि कोई लिक्विड मटेरियल है, लिक्विड फूड है, उसको अब्जॉर्ब करना है, उसको टेक करना है, तो क्या करेगी, पिनोसाइटोसिस बोलते हैं उसी प्रोसेस को। प्रोसेस सेम है, पिनोसाइटोसिस यानी लिक्विड मटेरियल के लिए, लिक्विड सब्सटेंस के लिए कौन सी प्रोसेस होगी, पिनोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ये दो प्रोसेस है, ठीक है। अमीबा के अंदर, जिससे अमीबा क्या करता है, अपना फूड लेता है, न्यूट्रिशन करता है। अच्छा, तो अब हम न्यूट्रिशन पढ़ते हैं किसके अंदर, ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन का जिक्र करते हैं, अपने को मेनली ह्यूमन ही पढ़ना है कि ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो ह्यूमन के लिए न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। क्या होता है, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसमें होती है एलिमेंट्री कैनाल। क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल। ये हो गया सारा, करें स्टार्ट फिर ह्यूमन के अंदर डाइजेशन, ठीक है। तो पढ़ते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ से, वो एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्ट होता है। यानी एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते हैं हम पहले। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल, क्या पढ़ेंगे हम, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बोले तो आहार नाल, जो माउथ से लेके एनस तक एक्सटेंड है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री कैनाल। क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर which extends from mouth to anus, माउथ से लेके एनस तक। लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ है इसकी लगभग 9.2 मीटर। कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 9.2 मीटर के इक्वल है, हो जाएगा। अब एलिमेंट्री कैनाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, किसमें, दो पार्ट में। एक तो इसकी कैनाल जिसके अंदर क्या आता है, माउथ, क्या आता है, माउथ आता है सबसे पहले तो, उसके बाद क्या आता है, इसोफेगस, उसके बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आप इंटेस्टाइन ही लिखो, आगे फिर दो टाइप में अलग अलग डिवाइड करेंगे इनको, इंटेस्टाइन, ठीक है। ये दो पार्ट। अब जो इंटेस्टाइन है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये दो पार्ट कर दिए स्मॉल इंटेस्टाइन के, लार्ज और स्मॉल। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके फिर तीन पार्ट हैं। क्या क्या हैं, एक तो है डोडेनम, दूसरा है जेजुनम, तीसरा है इलियम। ये तीन पार्ट हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सबसे लंबा पार्ट है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे हम।
अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिकम, कोलन और रेक्टम। क्या क्या है? सिकम, कोलन, रेक्टम। अब जो कोलन है उसके भी 3 पार्ट हैं, वैसे तो 4 हैं पर मेनली हम क्या पढ़ेंगे? 3 ही पढ़ेंगे। कि एक तो है असेंडिंग कोलन। क्या है? असेंडिंग कोलन, जो ऊपर की ओर जाता है पार्ट। फिर है ट्रांसवर्स कोलन, जो हॉरिजॉन्टली जाता है, ट्रांसवर्स कोलन। ठीक है। उसके बाद क्या है? डिसेंडिंग कोलन, जो नीचे की ओर आता है, डिसेंडिंग कोलन। ये 3 पार्ट होगी। एक होता है ओब्लिक कोलन। ओब्लिक कोलन अलग है, वो डिसेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन के बीच में है, ओब्लिक कोलन। और रेक्टम के बाद क्या आता है? एनस। तो ये पार्ट तो है एलिमेंट्री कैनाल की। उसके बाद क्या है? दूसरा पार्ट है इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कि इसके साथ में कुछ ग्लैंड्स हैं जो एंजाइम सिक्रेट करेंगी। ग्लैंड्स एंजाइम क्या करेंगे? फिर फूड को डाइजेस्ट करेंगे केमिकली। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी है? जैसे माउथ के अंदर होती है सेलिवरी ग्लैंड्स। कौन सी? सेलिवरी ग्लैंड्स। 3 टाइप की सेलिवरी ग्लैंड पाई जाती है ह्यूमन के अंदर। एक तो पैरोटिड्स, दूसरी सबमैक्सिलरी, और तीसरी सबलिंगुअल। ये 3। ठीक है। फिर और ग्लैंड होती है स्टमक के अंदर, होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, लीवर। पैनक्रियाज, स्टमक के नीचे की ओर, पैनक्रियाज। ठीक है। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी ग्लैंड होती है जिनको बोलते हैं गोबलेट सेल्स। क्या बोलते हैं? गोबलेट सेल्स। तो ये कुछ एसोसिएटिव ग्लैंड्स हैं जो क्या करेंगी? एंजाइम सिक्रीट करेंगी और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगी। और ये अपनी एलिमेंट्री कैनाल के सभी ऑर्गन्स हैं, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। ठीक है। इंटेस्टाइन में 2 पार्ट आ गए, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के फिर 3 पार्ट कर दिए, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट कर दिए, सीकम, कोलन, रेक्टम। कोलन के फिर 3 पार्ट कर दिए, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, हो जाएगा। अब इसका एक डायग्राम तैयार कर लेते हैं हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक साथ, फिर ऑर्गन भी पता चल जाएगा कौन से ऑर्गन कहाँ पे हैं। ठीक है। तो ये अपना माउथ है, नोज है, ये 2 ट्यूब है यहाँ पे। अच्छा भी देखो ऐसे कुछ, माउथ के अंदर टंग है बकल कैविटी के फ्लोर पे, और 2 सेट क्या है? टीथ के हैं। वो मैं यूँ ही बना देता हूँ एक बार। तो ये अपनी क्या है? नोज है। क्या है? नोज, माउथ, टीथ, टंग, ठीक है। ये है अपनी इसोफेगस। क्या है? इसोफेगस, जिसको बोलते हैं हम फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप।
फूड पाइप। और ये है ट्रैकिया, क्या है? ट्रैकिया, जिसको बोलते हैं विंड पाइप, जो कहाँ पे जाएंगी? लंग्स की तरफ। और इसोफेगस कहाँ पे जाएगी? स्टमक की तरफ। अब जो ट्रैकिया की ओपनिंग है इसको क्या बोलते हैं हम? ग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। और इसी ओपनिंग के ऊपर आपको एक कार्टिलेजिनस फ्लैप यानी एक ढक्कन सा दिखाई दे रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। इस एपिग्लोटिस का फंक्शन बताऊंगा मैं आपको, आगे प्रोसेस पढ़ेंगे तब, एक बार तो डायग्राम समझ रहे हैं। अब ये इसोफेगस है, ये जैसे ही डायफ्राम से नीचे की ओर जाती है, कहाँ पे? डायफ्राम से नीचे की ओर जाती है, तो ये डायफ्राम होगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। और ये जैसे इसके नीचे की ओर जाती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्टमक। क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं। तो ये स्टमक है, ये क्या है अपना? स्टमक, ठीक है। और ये जो स्टमक है वो खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट था अपने पास ड्यूडेनम, यू शेप होता है वो। कैसा होता है? यू शेप, ऐसे। फिर एक हाईली कॉइल्ड पोर्शन जिसको बोलते हैं जेजुनम, ये तो क्या है? ड्यूडेनम। अच्छा, एक बार लीवर और तैयार कर लेते हैं इसी के साथ में, कि जो राइट साइड है अपनी बॉडी का, डायफ्राम के जस्ट नीचे की ओर, वहाँ पे क्या होता है? लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी की, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम? लीवर बोलते हैं। लीवर में क्या होता है? एक थैले जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको गोल ब्लैडर बोला जाता है। अब ये इसके नीचे से होती हुई इसकी डक्ट यहाँ तक पहुँच जाती है। यहाँ पे ग्लैंड होती है पैनक्रियाज, स्टमक के नीचे से और नीचे से जाती है, ठीक है। पत्ते जैसी होती है, इस टाइप से होती है, कुछ यूँ होती है, ठीक है। इसके नीचे की ओर होती है पर पूरी दिखाई नहीं देती। अब ये जो डक्ट कहाँ से आई है? गोल ब्लैडर और लीवर की लोब से, जिसको बोलते हैं हम कॉमन हिपैटिक डक्ट। वो कहाँ पे खुलती है? पैनक्रियाटिक डक्ट में, पैनक्रियाटिक डक्ट में। अब ये क्या बन गई? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। वो दोनों खुलेंगी किसमें? ड्यूडेनम में। तो ये है अपना लीवर, ये अपना गोल ब्लैडर, और ये क्या है? ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। और ये जो पत्ते जैसी है इसको क्या बोल दिया? पैनक्रियाज। क्या बोल दिया? पैनक्रियाज। स्टमक की जो वॉल है उनके ऊपर ग्लैंड्स पाई जाती है, जिनको क्या बोल दिया हमने? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या बोल दिया? गैस्ट्रिक ग्लैंड। चारों ओर होती है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो एक बार स्टमक तक का डायग्राम समझेंगे हम, उसके बाद में समझेंगे। अब ये जो कान है, कान के नीचे की ओर बकल कैविटी में खुलने वाली जो सैलिवरी ग्लैंड है उसको क्या बोल दिया हमने? पैरोटिड बोल दिया। क्या बोल दिया? पैरोटिड्स। दोनों साइड होता है, यानी 2 पेयर होती है, ये 3 पेयर होती है। अब एक सबलिंगुअल, जीभ के नीचे बोला था मैंने, सबलिंगुअल। ये क्या होती है? सबलिंगुअल। एक होती है गाल के नीचे, सब मैक्सिलरी। ये 3 क्या होती है अपने पास? सैलिवरी ग्लैंड के पेयर होते हैं। यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। आज यहीं तक करेंगे हम, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम। कर लो कितना? ठीक है।